नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में हम एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मोटापे के बारे में। दर्शकों, मोटापा एक गंभीर समस्या है जो कि तेज़ी से बढ़ रही है। ये ना केवल हमारे शरीर की कार्यक्षमता को कम करता है बल्कि इसे कई बीमारियों का घर भी बना देता है। तो आइए आज के कार्यक्रम में हम जानते हैं कि मोटापे का आयुर्वेद द्वारा किस तरह से इलाज किया जा सकता है। इस विषय पर आज हमें जानकारी देंगे डॉक्टर आशा मधानिया जी, जो कि एमडी मेडिसिन है रीजनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल छोटा शिमला में। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आज हम मोटापे के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से आयुर्वेदिक द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आयुर्वेद द्वारा मोटापा है क्या आयुर्वेद के अनुसार? देखिए, अगर हम साधारण शब्दों में मोटापे को जो हम अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो आयुर्वेद बोलता है कि जब हमारे शरीर में मेद की अर्थात फैट की अधिक मात्रा बढ़ जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जो वजन बढ़ जाता है उसको मोटापा कहा जाता है। जी। और आयुर्वेद में इसके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे मेदो रोग। जैसे शब्द से ही हम मतलब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि जिसमें मेद की अधिकता है, यानी फैट का जो प्रोपोर्शन है हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। साथ में इसको एक अन्य शब्द स्थौल्य रोग से भी जाना जाता है, यानी स्थूलता, जब हमारा शरीर एक मोटा हो जाता है। तो इस तरह से आयुर्वेद को सिंपल उसमें कि जब हमारे शरीर में मेद की मात्रा बढ़ जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप हमारा वजन बढ़ जाता है उसे मेदो रोग, मोटापा, ओबेसिटी या स्थौल्य रोग कहा जाता है। जी। तो मैम, आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, तो अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो कितना ज़्यादा गंभीर है हिमाचल में मोटापे की समस्या? देखिए, जो मोटापा है, अगर हम इसका पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड वाइड का क्या सिनेरियो है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए जो मोटापा है, अगर हम इसका थोड़ा सा डिजीज ट्रेंड में पीछे जाएं तो जो अर्ली 19 की जो बात हम करें तो उस वक्त जो हमारा जो एक डिजीज ट्रेंड था वो था इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, यानी कि संक्रमण से जो व्याधियाँ उत्पन्न होती है उस टाइम वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होती थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और 1970 और 80 के दशक में जो ये ट्रेंड में बहुत परिवर्तन देखा गया और जो इन्फेक्शियस से जो ट्रेंड था वो क्या है आपका नॉन इन्फेक्शियस, यानी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज की तरफ बढ़ा। और इसमें जो मोटापा है वो एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है। ठीक है, और हिमाचल का अगर सिनेरियो देखे तो वो भी बहुत एक गंभीर समस्या है। एक पहाड़ी राज्य होते हुए भी जो हमारा जो हिमाचल है वो भी मोटापे रोग में एक अग्रणी प्रदेश बन रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो हमारे जो हिमाचल में जो लेटेस्ट जो सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे देश की 14% जनता लगभग 1.5 मिलियन जो लोग हैं वो ओबेस कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एक अलार्मिंग सिम्टम है और जिसको हमें बहुत ही जल्दी इस पे जो है कोई गंभीर विचार करना पड़ेगा। जी, जैसे कि आपने बताया कि 14% कम से कम लोग ये मोटापे से ग्रसित है। और जैसे आपने पहाड़ी राज्य की बात की, यहाँ पे वैसे भी कहा जाता है कि ज़्यादा लोग चलते हैं, काम करते हैं, क्योंकि कृषि ज़्यादा होती है तो काम करते हैं। तो अगर लोगों के माइंड सेट की बात की जाए तो लोग मानते नहीं कि यहाँ पे भी किसी को मोटापा हो सकता है, लेकिन जैसे आपने आंकड़ा बताया कि 14% लोग मोटापे से ग्रसित है यहाँ पे। जी, तो मैम, अगर हम इसके कारणों की बात करें तो फिर क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे आपने बताया कि 90 के दशक के बाद लाइफस्टाइल की वजह से हो, इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं मोटापे के? देखिए, अगर हम जो हिमाचल में जो ट्रेंड है, पहाड़ी राज्य होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है, जो मोटापा अधिक जो है उसकी समस्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो इसका जो एक सबसे जो सिंपल अगर हम एक कारण देखें तो वो है हमारी जीवन शैली में परिवर्तन।
और जो दूसरा कारण है एक जो है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट या आप कहेंगे अर्बनाइजेशन, जो लोग हैं गांव से शहरों की तरफ अपना जो है प्रस्थान कर रहे हैं, जिसके कारण स्वरूप क्या हो रहा है, जो उनका जो है डाइटरी हैबिट्स, एक जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है, उनका जो स्ट्रेस फैक्टर है, ठीक है, जो उनके कार्य करने, जो गांव में क्या है लोग अपना जो फिजिकल एक्टिविटी उनकी ज़्यादा होती थी, खेतों में काम करते थे, ठीक है, उनकी डाइटरी हैबिट्स बहुत अच्छी होती थी, जो नेचुरल खेत से लाया और पकाया और खाया, वो नेचर के नज़दीक रहते थे। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण होता गया, लोग गांव से शहर की तरफ आते गए, उससे क्या है जो उनकी जो डाइटरी हैबिट्स में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, यानी वो प्रोसेस्ड फूड की तरफ ज़्यादा चले गए, रेडीमेड फूड, ठीक है, जिसके कारण जो है उनका जो पोषक तत्वों की कमी तो हुई, साथ में जो है उनका जो मोटापा जो एक तरह से उनको ग्रसित कर लिया। जी, और जैसे कि हम कहते भी है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आता है आजकल, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। तो मैम, मोटापे के कारण भी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है लोगों को, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, और अगर हम दैनिक जीवन की बात करें तो मोटापा किस तरह से किसी व्यक्ति को दैनिक जीवन में प्रभावित करता है? देखिए, जो मोटापा है या मेदो रोग, स्थूल रोग, ओबेसिटी, आप जो भी कह लीजिए, जो एक अपने आप में तो एक बीमारी है ही, लेकिन जो इसके कारण जो इतनी जो गंभीर समस्या हैं जो आगे आ जाती है, जिनमें जो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जैसे हाई ब्लड प्रेशर, आपका हृदय रोग, ठीक है, मधुमेह, और साथ में जो विभिन्न प्रकार के कैंसर है, ये भी जो है मोटापे रोग के कारण आने वाले समय में एक व्यक्ति को ग्रसित कर सकते हैं। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जो मोटापे के कारण हो सकती है, और जिसकी वजह से जो दैनिक जीवन है वो भी प्रभावित होता है और काम करने में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैम, अक्सर हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हमेशा प्रिवेंशन करना चाहिए अगर हम इलाज की बात बाद में करें। तो जो मोटापा है उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? देखिए, जो अगर आप थोड़ा आयुर्वेद का जो एक सिनेरियो देखिए, तो जो आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, जो मैं थोड़ा सा आपको एक संस्कृत के शब्दों में जो कहूँगी, जो 2 प्रयोजन आयुर्वेद में मुख्य रूप से कहे गए हैं। पहला कहा गया है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ठीक है, और सेकंड कहा गया है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ठीक है। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, ठीक है। इसका अर्थात है कि जो प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव जो हेल्थ स्टेटस है उसको आयुर्वेद सबसे पहले प्रमोट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बीमार हो ही जाए तो उसको भी वो मतलब उसके निवारण में भी सक्षम है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव, जैसे कहा भी गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है ना। तो अगर हम जो आयुर्वेद में क्या है, जो एक स्वस्थ जीवन शैली का जो है बहुत ही एक मार्मिक जो वर्णन किया गया है कि हम किस तरह से जो है अगर हम स्वस्थ जीवन, चाहे वो एक अच्छे आहार के रूप में, चाहे वो व्यायाम के रूप में, चाहे वो एक तनाव जो रहित जीवन है व्यतीत करे, तो जो हम जो आने वाली जो ये मोटापे की समस्या है इससे वो अपने आप को बचा सकते हैं। जी, ठीक है। तो मैम, जैसे आपने आहार की बात की अभी, तो किस तरह का आहार लेना चाहिए मोटापे को का प्रबंधन करने के लिए, या फिर अगर कोई उसको मेंटेन करने के लिए, अपना जो बैलेंस वेट है उसको मेंटेन रखने के लिए? ठीक है, देखिए, जो अगर हम मोटापे से, जो सबसे पहले तो जो आज का ट्रेंड है, अगर हमें मोटापे रोग से बचना है तो सबसे पहले जो हमें अपना जो खान पान में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो आज का सबसे पहले हमें जो प्रोसेस्ड फूड है, जो जंक फूड है, इससे हमें क्या है इसकी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा, ठीक है। कुछ हमारी जो अनहेल्दी हैबिट्स है, जैसे जंक फूड का ज़्यादा सेवन करना, ठीक है, शुगरी ड्रिंक्स है जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है, उनका सेवन अधिक मात्रा में करना, ठीक। कुछ हमारी खाने से रिलेटेड संबंधित जो हैबिट्स है, जैसे एक टर्म आती है माइंडलेस ईटिंग, उसका जो एक साधारण अर्थ है कि जो हम खा रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान क्या है, या तो हम मोबाइल में बिजी है या हम टीवी देख रहे हैं। तो उस सिनारियो में क्या हो जाता है कि हमारा ध्यान क्या है, सारा टीवी की तरफ होता है, मोबाइल की तरफ होता है, और उस टाइम हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने मात्रा में भोजन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ओवर ईटिंग, हाँ, उससे क्या है जो ओवर ईटिंग हो जाएगी, और वो ओवर ईटिंग क्या होगा, वही क्या है फैट में बदल के हमारे शरीर में एकत्रित होता जाएगा और एक मोटापे रोग को एक जन्म देगा। जी, और जब एक्सरसाइज नहीं हो रही है, काम नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो फिर वो मोटापा बढ़ता ही जाएगा। जी, तो मैम, जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा जो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं या लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है, ओवर ईटिंग हो रही है, हमें इस चीज़ों का असर बच्चों में भी देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे में भी काफ़ी ज़्यादा मोटापे की शिकायत देखने को मिलती है।
तो जो पेरेंट्स हैं वो कैसे ये ध्यान दें कि क्या संकेत हमें देखने को मिलते हैं बच्चों में, क्योंकि बच्चों की बढ़ती हुई उम्र होती है, तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी उनका वज़न नॉर्मली भी बढ़ता रहेगा, तो वो वज़न बढ़ने को मोटापे से कंफ्यूज ना हो, तो क्या ऐसे संकेत है वो देख सकते हैं कि उनको पता चले कि बच्चा मोटापे से ग्रसित हो रहा है? ठीक है, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि जो आजकल जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है वो एक बहुत ही गंभीर समस्या जो है बन रही है जी। ठीक है, इसके लिए देखो अगर हमने इसको वॉच करना है, घर में मॉनिटर करना है एक माँ ने अपने बच्चे को कि मेरा बच्चे की सही ग्रोथ हो रही है जी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बच्चे के जन्म के बाद से ही अगर बच्चे का ओवरवेट है, बर्थ वेट कहेंगे हम, अगर लगभग 4 किलो से ज़्यादा जो उसका बर्थ वेट है तो हमें जो एक माँ को बड़ा ध्यान रखना होगा कि भी आने वाले टाइम में उसका बच्चा मधुमेह आपके मोटापा रोग से ग्रसित होने के चांसेस है ठीक है, या बहुत ज़्यादा अंडर वेट, उसका बर्थ वेट बहुत ज़्यादा कम है, लगभग 2.5 किलो से कम है, तब भी क्या अगर उसके बाद वो सडन वेट गेन करना शुरू करता है तो तब भी एक माँ को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई वो मोटापा रोग से ग्रसित हो सकता है ठीक है। दूसरा है कि यदि बच्चा क्या है जो हाइट के बजाय उसका जो क्या है सेंट्रल ओबेसिटी, उसकी हाइट इतनी रेशो के साथ नहीं बढ़ रही है लेकिन जो है बच्चा क्या है उसका जो पेट बढ़ रहा है, उसके कपड़े टाइट हो रहे हैं, बच्चा आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या बहुत जल्दी थक जाता है ठीक है, तो हमें थोड़े से ये अलार्मिंग संकेत है कि हमें थोड़ा सा इसको रूल आउट करवाना चाहिए कि कहीं हमारा बच्चा ओबेसिटी या मोटापा रोग से ग्रसित होने तो नहीं जा रहा है जी। तो मैम जैसे बच्चों की आदत होती है और उनकी आदतों को ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं, तो किस तरह से उनकी लाइफस्टाइल को एक सही पैटर्न में लाया जाए जिससे उनका वेट कंट्रोल हो जाए, जो ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो नहीं बढ़ रहे हैं जिनका वेट ठीक है वो उस तरफ ना बढ़े? ठीक है, देखिए जो हमारा जो देखिए बच्चों में जो मोटापे रोग को रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही आने वाली जनरेशन में क्या है अडल्ट बनेंगे और वही क्या है हमारे जो देश का जो है एक डिजीज़ लोड को बढ़ेंगे, है ना ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या है हमें बच्चों में एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की आदत डालनी चाहिए ठीक है। सबसे पहले उनमें एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करे, बच्चों को जंक फूड से दूर रखे ठीक है, बच्चों को सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो सेवन करने को कहे, साथ में बच्चे को एक मोटिवेट करे कि वो इंडोर गेम्स या मोबाइल या स्क्रीन टाइम के बजाय वो बाहर ग्राउंड में खेले ठीक है ना। साथ में रात के समय क्या है वो मोबाइल या स्क्रीन टाइम को अवॉइड करे ताकि उसकी जो निद्रा है एक स्लीप है वो प्रॉपर हो और वो अपनी एक प्रॉपर ग्रोथ कर सके। जी बिल्कुल, उनका बैलेंस डाइट होना चाहिए, वो टाइम टू टाइम खेलते रहें, अपना समय ज़्यादा टेक्नोलॉजी या फ़ोन्स वगैरह में ना लगाएं जी, और फ्रूट्स वगैरह जैसे आपने कहा सीजनल फ्रूट्स खाएं। तो मैम अगर पेरेंट्स अपने बच्चों का जो वेट है वो मॉनिटर करना चाहते हैं कि वो सही उनका वेट बढ़ रहा है या फिर वो अपना खुद का चेक करना चाहते हैं, तो वो क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको वो ध्यान में रख सकते हैं? देखिए अब जैसे हमारे पास भी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो बोलते हैं कि भी मैम मैं कहीं मोटा या मोटी तो नहीं हूँ ठीक है ना। पहला तो एक अपीयरेंस है उसकी, है ना। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि इसका पेट बाहर को निकल रहा है ठीक है, या उसके जो आपके जो हिप वाले रीजन में जो बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट है, तो एक अपीयरेंस से भी हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है ओबेस या ओवरवेट हो सकता है ना। और जो दूसरे जो क्लिनिकल पैरामीटर्स है उसमें जो सबसे पहले एक आइडियल वेट क्या होना चाहिए, उसके लिए एक सिंपल सा जो साधारण सा एक फार्मूला है। एक आइडियल वेट क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति की हाइट सेंटीमीटर में -100 ठीक है। अब जैसे माने मेरी जो हाइट है 145 सेंटीमीटर है तो मेरा आइडियल वेट होना चाहिए 145 -100 45 के आसपास ठीक है ना। और इसी प्रकार से जो हाई रिस्क में है, जो डायबिटिक है या हाइपरटेंशन से ग्रसित है, उसके लिए थोड़ा पैरामीटर चेंज किया गया, उसमें हाइट सेंटीमीटर -105 अच्छा ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसका वेट आइडियल वेट की इतना होना चाहिए जो लोग खुद असेस कर सकते हैं कि मैं कहीं ओवरवेट या अंडरवेट तो नहीं कर रहा हूँ। एक सेकंड जो क्राइटेरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दैट इज वेस्ट सर्कमफ्रेंस, एक कमर का घेराव ठीक है ना। तो अगर किसी महिला में वो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और एक पुरुष में
90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति सेंट्रल ओबेसिटी से ग्रसित है और आने वाले समय में उसे बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और जो अन्य जो किडनी डिजीज से ग्रसित हो सकता है जी। ठीक है। जो एक और पैरामीटर है जो बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलता है वो है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है ना। तो उसका है कि जो हमारा जो वेट केजी में, किलोग्राम में, उसको हमने भाग करना है, डिवाइड करना है हाइट स्क्वायर मीटर में, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो उसका जो वर्ल्ड का सिनेरियो है, जो ग्लोबल जो उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो डिफरेंट है। इंडियन सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो BMI ठीक है 18 से 23 के बीच में है तो वो नॉर्मल है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे हम। अगर वो 23 से 25 के बीच में आ रहे तो वो ओवरवेट है, ठीक है। अगर वो 25 से ज़्यादा जा रहा है तो उसको हम ओबेस की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई हम कहीं ओबेस, ओवरवेट या मेदोग्रोथ से ग्रसित तो नहीं है जी। तो ये कुछ पैरामीटर्स बताए जैसे कि आपने, घर पे ही लोग अपने खुद से वो चेक कर सकते हैं कि कितना उनका हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट है और उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं जी। तो मैम अगर हम जब वेट बढ़ने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा वेट लोगों को कंसर्न होता है पेट की जो चर्बी बढ़ जाती है और ठोडी के नीचे बढ़ जाती है जिसको डबल चिन भी कहते हैं। तो वहाँ पे कहा जाता है कि बहुत मुश्किल होता है उसका फैट लूज़ करना, तो उसे कैसे हम कम कर सकते हैं? देखिए, जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी बॉडी में फैट है वो दो जगह पे जो है वो अकमुलेट होता है जी, ठीक है। एक को बोलते हैं जो हमारी चमड़ी के नीचे ही जो फैट डिपॉजिट होता है जिसको सबक्यूटेनियस फैट कहा जाता है जी, ठीक है ना। और जो दूसरा जो आपका जो वेट जो हमारा जो एब्डोमिनल मसल्स है ठीक है, या विसरल ऑर्गन है जो हमारे अंदर के ऑर्गन है उनके चारों तरफ जो फैट डिपॉजिट होता है जो उसको जो आपका है विसरल फैट कहते हैं। अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो क्या है, जो आपका सबक्यूटेनियस फैट है वो बहुत जल्दी हमारे ब्लड में रिलीज नहीं होता है, लेकिन जो विसरल फैट है जो सेंट्रल ओबेसिटी में जो है विसरल फैट की मात्रा अधिक पाई जाती है और वो रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे जो मोटापा रोग के लिए और जिससे जो हमारे ऑर्गन का जो जहाँ भी वो अकमुलेट हुआ है हार्ट के चारों तरफ, किडनी के चारों तरफ, लिवर के चारों तरफ, तो उसके जो फंक्शन को वो हैम्पर कर जाता है और उससे परिणाम स्वरूप जो है भविष्य में जो है उन ऑर्गन से रिलेटेड संबंधित बीमारियां उस व्यक्ति को हो सकती है जी, ठीक है ना। तो इसलिए कम करने का तो वही है जो हम अपना जो है एक लाइफस्टाइल जो है उसको प्रॉपर डाइट, एक प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी, एक अच्छा व्यायाम, एक अच्छी स्लीपिंग हैबिट्स और साथ में तनाव रहित जीवन जिए तो इससे हम मोटापा रोग से बच सकते हैं जी। तो मैम जैसे आपने तनाव की बात की, तो अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं और कई लोगों को नींद ना आने की समस्या होती है जिसे इंसोम्निया भी कहा जाता है, तो इसका क्या असर पड़ता है मोटापे पे या फिर हमारे वजन पे? ठीक है, देखिए, जो अगर मैं आयुर्वेद का कंसर्न में बात करूँ तो आयुर्वेद में आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य जो 3 उपस्तंभ कहे गए हैं। अगर हमने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमारे ये तीनों एस्पेक्ट आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट होने चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे आपने तनाव की बात कही तो जो आज के जीवन में मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं किसी ना किसी रूप में जो तनाव से ग्रसित है, ठीक है, और ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो मेदो रोग को जन्म दे रहा है, ठीक है। अगर जो व्यक्ति, इसके पीछे मैं एक साइंटिफिक रीजन आपको दूंगी कि जो अगर हर व्यक्ति जो तनावग्रस्त होता है एक तो उसकी बॉडी में ऐसे विषाक्त तत्व जो रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं जिसके कारण जो है हमारी जो शुगर के प्रति या शुगरी डाइट के प्रति क्रेविंग बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो उस वक्त जो तनावग्रसित व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, जो शुगरी जो डाइटरी जो मतलब प्रोडक्ट्स है उसका ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या है वो शुगर एक्सेस में कम करेगा तो वो क्या है उसमें आपके फैट के रूप में परिवर्तित होके वो आपके बॉडी में अकमुलेट हो जाएगी। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो तनाव ग्रसित व्यक्ति होगा जो उसकी जो क्या है स्लीप भी डिस्टर्ब्ड होगी, ठीक है। और जब स्लीप डिस्टर्ब्ड होगी तब भी जो हमारे जो बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे जो हमारी हंगर बढ़ जाती है, ठीक है ना। और जब व्यक्ति जिसको नींद नहीं आएगी तो ऑटोमेटिकली क्या है वो क्या ढूंढता है, रात को है लेट नाइट स्नैकिंग करेगा, ठीक है ना, टाइम तो पास करना है, ठीक है ना। उस कारण भी जो क्या है लेट नाइट स्नैकिंग के कारण भी क्या है उसका जो
अधिक मात्रा में जो ओवर ईटिंग करेगा और वो क्या है आपके फैट में बदल के वो हमारी बॉडी में अकोमुलेट होके ओबेसिटी को जन्म देगा। जी, तो ये ज़रूरी है कि वो अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक रखे। उसके लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, जैसे मेडिटेशन एक कहा जाता है, एक बहुत अच्छी है जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए कहा जाता है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है हमारी जो मोटापे को है उसको ठीक करने के लिए। जी, तो मैम जैसे हम बात करते हैं आयुर्वेद में एक प्रक्रिया आती है, पंचकर्म प्रक्रिया आती है, तो वो किस तरह से मोटापे के इलाज में उस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह के जो पौधे हैं या फिर जड़ी बूटियां हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है जो मोटापे के इलाज के लिए या उपचार के लिए? देखिए, आयुर्वेद सबसे पहले तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे जोर देता है। जी, ठीक है, पहले तो वो ऐसा लाइफस्टाइल अपना अपनाइए, अच्छा भोजन कीजिए, जी, फ्रेश भोजन कीजिए, ठीक है, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल का सेवन कीजिए, जी, अच्छा व्यायाम कीजिए, एक अच्छी स्लीपिंग हैबिट डेवलप कीजिए, जी, ठीक है, साथ में तनाव ग्रसित जीवन जीजिए, मतलब हमें जीना चाहिए जिससे क्या है मोटापा रोग उत्पन्न ही ना हो। जी, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ग्रसित हो ही जाता है तब भी आयुर्वेद उसमें अपना एक पूरा अहम भूमिका निभाता है। जी, देखिए, आयुर्वेद में बहुत सारी हर्ब्स है, बहुत सारे जो औषधे हैं जो हमारी बॉडी से फैट को निकालने में सक्षम है। जी, देखिए, मैं कुछ उदाहरण दूंगी, आपने सुना भी होगा, देखो गूगल है जी, आपका जी। हमारा जो एक त्रिकट्टू जिसमें हरड़ है, जी। बहुत कॉमन है, उसमें मरीच है, पीपली है, शिलाजीत है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा, मतलब इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो औषधे हैं, सिंगल द्रव्य है जो हमारी बॉडी से फैट को निकालने में सक्षम है। जी, ठीक है, इसके अलावा आपने पंचकर्मा बोला, तो पंचकर्मा एक तरह से एक डिटॉक्सीफाइंग जो है एक प्यूरिफिकेशन थेरेपी है। जी, उसके द्वारा देखो, आयुर्वेद जो मेदो रोग को एक कहा जाता है कि जो हमारे शरीर में कफ की वृद्धि हो जाए, जी, जी, ठीक है ना, तो कफ की वृद्धि होने से क्या है, आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है, जी। तब हमारे जो शरीर में मेदो रोग की उत्पत्ति होती है। जी, तो पंचकर्मा के द्वारा शोधन या डिटॉक्सिफिकेशन के द्वारा जब हम उस कफ का निर्हरण करते हैं, विभिन्न जो अलग अलग प्रक्रिया हैं, जैसे वमन कर्म है आपका, एक साथ में जो शोधन चिकित्सा है, ठीक है, उसके जी। द्वारा क्या है जो कफ के निर्हरण करके जो है हम जो व्यक्ति के जो मोटापे रोग को है वो ठीक कर सकते हैं। जी, तो मैम जैसे मोटापे की हम बात कर ही रहे हैं, तो फिर जो फैट है, क्योंकि हम कहते भी है कि बॉडी में थोड़ा फैट होना चाहिए, तो कितना % फैट बहुत हेल्दी फैट होता है एक व्यक्ति के अंदर? देखिए, वो तो वही है जो हम अगर देखिए जो जो व्यक्ति का जो BMI है, देखिए है ना, जी। तो उसके अकॉर्डिंग जो अगर उसका वेट है तो हम कहेंगे जो उसका जो है फैट, हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है ना, ऐसे नहीं करते कि भी इसमें इतना किलो है, इतना किलो है। जी, जी। जो क्राइटेरिया है आपका, जो मैंने कहा, एक जो BMI है, आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, जी। ठीक है, जो आइडियल वेट का जो है, अगर उसका उनके अकॉर्डिंग, पैरामीटर के अकॉर्डिंग वो उसका वेट सही आ रहा है तो इट मीन्स वो अपना Healthy। सही है। जी। साथ में अगर आप क्लिनिकल पैरामीटर्स देखें तो अगर हम अपना जो बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, लिपिड प्रोफाइल करा के देख सकते हैं, जी, ठीक है, अब शुगर का स्टेटस कर सकते हैं कि भाई शुगर बढ़ा है, या हमारा थायराइड का स्टेटस है, जी। ठीक है ना, अगर ये क्लिनिकल पैरामीटर्स में भी हम थोड़ा सा हुआ तो उससे भी थोड़ा सा असेस कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में लिपिड या फैट की मात्रा बढ़ी तो नहीं है। जी, तो मैम जो लोग अपने, जैसे बहुत लोग हैं जो अपनी फ़ैट लॉस जर्नी शुरू करते हैं या करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाएगी कि इतने दिनों में वज़न कम कीजिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जो ये अपनी फ़ैट लॉस जर्नी को शुरू करना चाहता है, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो उन्हें ध्यान में रखने चाहिए उससे पहले? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो भी हमारा दर्शक है, एक फैट जो ओबेज है या अपना जो वेट रिड्यूस करना चाहता है, जी, सबसे पहले तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में ना आए। जी, एक चिकित्सक से सही सलाह ले, उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो अपना जो वेट लॉस की जर्नी शुरू करे। जी, साथ में मैं कहना चाहूँगी कि हमें एक सडन वेट, कि हम चाहे कि हमारा जो एक महीने में ही 10 किलो या एक हफ्ते में ही 10 किलो वजन कम हो, जी। ऐसी सोच मन में ना लाए। ठीक है, अगर हम चाहे तो लगभग एक कहा गया है कि लगभग आधा से 1 किलो वजन, जी, ठीक है, अगर हम एक हफ्ते में रिड्यूस करने का एक एम रखें तो हम एक हेल्दी वेट रिडक्शन की प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। जी, ठीक है, साथ में हमें असेस करना चाहिए कि हम वेट लॉस करने के चक्कर में कहीं हमारे जो
पैरामीटर्स है, जो एक बायोमेडिकल पैरामीटर्स होते हैं, हमारा जी, जी। थायराइड स्टेटस है, हमारा शुगर है, हमारा लिपिड प्रोफाइल है, वो भी एक मेंटेन रहे। जी। इसलिए हमें साइड बाय साइड उस पैरामीटर्स को भी हमें क्या है वॉच करते रहना चाहिए, और साथ में चिकित्सक की सलाह के बिना सडन और सोशल इन्फ्लुएंस में आकर क्या है हमें वेट लॉस की जर्नी कभी भी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। जी। और साथ में मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम एक अच्छा हेल्दी रूटीन रखे, जी। ठीक है, जो मैंने कहा अच्छी डाइट, बार बार मैं उस पे जो कहना चाहूँगी, जी। क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बिल्कुल। ठीक है, बीइंग ए आयुर्वेदिक फिजिशियन मैं तो ये मानती हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मैं बार बार वही कहूँगी कि यदि हम अपना जो एक जीवन शैली है स्वस्थ रखे, जी। अच्छा आहार ले, ठीक है, जंक फूड से दूर रहे, जी। सीजनल वेजिटेबल फ्रूट्स का सेवन करे, जी। बॉडी की अच्छी हाइड्रेशन रखे, जी। अपने को तनाव मुक्त रखे, उसके लिए हम अपने योगा, मेडिटेशन, ध्यान का जो सहारा ले सकते हैं, जी। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाए, जी। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन टाइम से थोड़ा दूर रहें, जी। ठीक है, और मतलब अपनी फिजिकल एक्टिविटी जैसे गाड़ी का प्रयोग कम करें, लिफ्ट का प्रयोग कम करें, जो बहुत ज़्यादा कॉमन जो चीज़ें हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करते हैं, जिसमें थोड़ा सा बॉडी का वर्कआउट होता है, वर्कआउट हो। मैं माना हमारी आजकल बहुत मजबूरी होती है ऑफिशियल और कुछ है, लेकिन अगर इस तरह से हमें अगर हमने प्रिवेंशन करनी है तो हमें इन जो पैरामीटर्स को है अपनी लाइफ में ढालना जो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो मैम जैसे आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी है और यहाँ आने के लिए समय निकाला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से आयुर्वेद द्वारा मोटापे का इलाज किया जा सकता है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको प्रिवेंट करें, अपना अच्छा आहार लें, संतुलित भोजन खाएं, व्यायाम करें और जो मानसिक जो परेशानी है उससे दूर रहें। और यही एक चीज़ों को अगर आप मेंटेन रखते हैं तो आपका जो मोटापा है वो कभी नहीं आएगा आपके अंदर। तो दर्शकों, आप हमारे दूरदर्शन हिमाचल के अपने पसंदीदा कार्यक्रमों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स हैंडल पर ज़रूर फॉलो करें। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।